बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर। सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। लेकिन फिर उसी तरीके से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाए, कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए, गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और अहद किया जाए कि ये गुनाह दोबारा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे अगर हो गए हम हमारी तरफ से। और फिर पूरी उम्मत, पूरे लोगों, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के जानदारों के लिए दुआ की जाए कि ये वबा जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हम इससे नजात अता करे और अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता अता करे, हदायत अता करे और इस हदायत में इस्तकामत भी अता करे। तो स्टूडेंट, हम लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था उसमें चैप्टर 8 के अल्लाह के करम से पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई और इसमें आपने देख लिया होगा कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। उसमें चैप्टर 8 में जो टॉपिक्स थे उसको भी हमने देखा। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चंस में, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए, इसलिए जो है इसका नॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया। ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है, हर टॉपिक रिक्वायर है बोर्ड के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टॉपिक रिक्वायर है, हर टॉपिक हमने पढ़ना है, याद करना है, तवज्जो करनी है। बोर्ड में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्टूडेंट माइंड से निकाल दें कि टेक्स्ट बुक में टॉपिक नहीं है तो लेकिन वो पढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। बोर्ड में ये क्वेश्चंस की वेटेज डेफिनेटली है। और फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व किए गए। उसके बाद अगर ये बात की जाए कि स्टूडेंट, अगर आपको प्रीवियस अपनी लाइफ के हवाले से एक्सपीरियंस है कि जी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वही आते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा भी नहीं है। फिर आप ये कहें कि जी बुक के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं, तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमें आते हों और कोई जो क्वेश्चन टॉपिक एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं है तो वो भी हम कवर करने हैं। बुक के अंदर हैं तो ठीक है, और बुक के अलावा भी अगर जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं उस पर कॉन्फिडेंस करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस सिस्टम के साथ अटैच हों। एक दफ़ा आप तवज्जो करें, उस पर कॉन्फिडेंस कर दें, अल्लाह करम करेगा। यकीन वालों के साथ तो अल्लाह ताला होता है ना। यकीन आप करते हैं, यकीन के लिए अगर आपने करना है, कोई बातें कम हो रही हैं ठीक है, लेकिन आप यकीन जो है, अब कोई अगर आप सिस्टम से अटैच नहीं हैं, लेकिन एक यकीन का फैक्टर, जिस तरह हमें माँ बाप पे यकीन होना चाहिए उस तरह हमें अपने उस्तादों पे, टीचर्स पे भी यकीन होना चाहिए। और जहाँ पे भी जिस कॉलेज में, एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन आपने ख़ुद अपने नॉलेज से लिया या आपके घर वालों ने इस कॉलेज के साथ आपका लिंक बनाया, एकेडमी के साथ लिंक बनाया, तो कॉन्फिडेंस के साथ आएँ। अगर जो अपने बड़ों के मुताबिक कोई उनके डिसीजन को फॉलो करता है और यकीन के साथ उसके साथ रहता है तो अल्लाह ताला करम करता ही करता है। स्टूडेंट माइंड में रखें कि अगर आप माँ बाप का कहना मानते हैं, टीचर्स का कहना मानते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा ही करेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तो इसलिए अगर ये करंट क्राइसिस में अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं तो ये माँ बाप का कहना माने, उनको भी सुकून दें। घर में अगर कोई काम पूरा करने में पहले अगर आपके घर वाले मेंबर्स को वो काम पूरा करने के लिए अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ती थी, अगर अब आप घर में मौजूद हैं तो आप अपनी एबिलिटी दे दें। कोई अब माँ बाप को अम्मी के काम करने में, घर वालों के मेंबर्स के साथ उनकी हेल्प करने में अपना भी रोल प्ले कर दें। ये तो नहीं है कि अब हम जैसा कॉलेज में जाते थे कि इतना टाइम हम कॉलेज में जाते थे, एकेडमी में जाते थे, तो इस टाइम पे हम काम नहीं करेंगे। घर में मौजूद हैं तो उनको सुकून दे दें, घर वालों का काम करें। क्यों? क्या हमारे प्यारे जो आका जो हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे वाले साहब, वालदा साहिबा, हमारे
जो बड़े दादा दादी, ये अल्लाह हयात है तो उनको लंबी उम्र दे, तो ये काम ऐसे करते नहीं थे। कितने कुछ होता है कि जी माँ बाप के साथ शेयर करना है, कितना अच्छा लगता है कि इकट्ठे मिलके काम किया जाए, इकट्ठे वक्त गुजारा जाए। तो इसलिए उनको सुकून दे दें, ठीक है। तो इसलिए ये ना करें कि जी घर के कामों में, तो ये घर के कामों में हो, घर वालों को सुकून दे, अल्लाह ताला करम करेगा। माँ बाप को खुश करें, माँ बाप खुश होंगे तो क्या अल्लाह रसूल खुश नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हमने ये लास्ट टॉपिक में चैप्टर 8 के टॉपिक्स कंप्लीट किए। अब अल्लाह के करम से हम नेक्स्ट चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला हम पे करम करे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अब जो भी इस तरह प्रेजेंटेशन पे जब आपका लेक्चर हो, क्योंकि स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर में मेन वो बार बार यही रिक्वायर कर रहे थे कि जी ये लिंक्स प्रोवाइड कर दें। अब लिंक जो है जो टर्बो सी वर्जन 3 का आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अब वो डिटेक्ट करना कि कौन से लेक्चर में अवेलेबल है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्दर आगे एक और मज़ीद चैप्टर तक जो है वो आपको ये लिंक पहले ही बता दिया करूँ। अब ये लिंक जो है ये फिर दोबारा ये टर्बो सी वर्जन 3 इंस्टॉल करने के ये 2 लिंक्स हैं। तो आप इस तरीके से जब हर मज़ीद कुछ लेक्चर्स में आप स्टार्ट में ही देखेंगे तो आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही इसका लिंक प्रोवाइड कर दूं। और ये चैप्टर 9 तक जब तक रहेंगे तो इनिशियल पहले पे आपको ये लिंक्स ही मैं प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। मैं कह दूं कि जी चैप्टर 9 में या चैप्टर 8 में तो आपको लिंक्स प्रोवाइड किया गया, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी प्रोवाइड किया गया, लेकिन ये लिंक्स जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँ ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो। डेफिनेटली बार बार स्टूडेंट कह रहा हूँ कि अब जो है, अब मेरा ख्याल है कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इसकी वर्किंग के साथ आप अटैच हो चुके होंगे। प्रीवियस जो है वो आपको ये अगर ये था तो स्टूडेंट आपको इंशाल्लाह ताला यूनिक की तरफ से नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कोई टॉपिक्स जो हैं वो उसकी सीक्वेंस का प्रॉब्लम अगर आया वो आपको बता दिया कि क्या वजह थी। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं तो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप परेशान होते जा रहे हैं। यानी अगर वैसे भी देखा जाए कि अगर कोई 1-2 टॉपिक अगर आपको उससे कंसर्न जो है अगर अवेलेबल अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो इसमें इतनी जल्दी परेशान होने की ज़रूरत क्या होती है। क्या हमें इतना ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि एक टेक्स्ट बुक और एक और मज़ीद बुक का आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दिया गया कि जी 2 बुक्स का नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया गया। सुन, ऐसे तो नहीं होता ना। उसमें आप टॉपिक से रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। या तो इन्फॉर्मेशन अब कंप्यूटर साइंस में हम आ गए हैं और सेकेंड ईयर में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर का भी हमारे पास नॉलेज हम गए तो थे ना एंड तक ही, लेकिन ये है कि अब आप ये कहें कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली एक अब डिग्री में भी आगे मूव करना है और हमें मार्क्स भी सबसे ज़्यादा लेने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, तो फिर लेकिन सर अब हमने इस कंप्यूटर साइंस को अपनी लाइफ का पार्ट भी बनाना है, इससे हमने अर्निंग भी करनी है, इससे आगे हमें अगर बाहर की कंट्री में जाना है उधर हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना है। लेकिन सर आप जो है ना सिर्फ टू दी पॉइंट जो है ना वही मुझे बस जो रिक्वायर है वही दिया जाए, जो मेरे पेपर में आना है ना वही दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? आपने उस टॉपिक को लाइफ का भी हिस्सा बनाना है, फिर आप कहेंगे इसमें टॉपिक आपका जो है बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको प्रोवाइड किए जाएँ। और टेक्नोलॉजी जो है, क्या टेक्नोलॉजी एक जगह पे स्टैटिक है? क्या हमारी रिक्वायरमेंट जो है एक जगह पे स्टैटिक है? वो चेंज नहीं होती रहती। जब वो चेंज होती रहती है तो हमें चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। और अगर बेटर वर्किंग ये भी है कि कोई एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए गए हैं जो सोच के, और जिन्होंने ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बनाया है उनकी भी तो अपनी वर्किंग, थिंकिंग एबिलिटी, एनालिसिस जो है, कंक्लूजन बेटर निकालने की एबिलिटी हो सकती है। तो अब वो जो फीचर जिसको ज़हन में रख के वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाने को कहा जा रहा है, अगर उस डेवलपर को पास नॉलेज, अगर फोरकास्टिंग जो है प्रेडिक्शन उसकी ज़्यादा बेटर है उससे, तो क्या ये अगर वो 10 फीचर्स का सपोज़ कहा गया कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये 10 फीचर्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन अगर उसकी वर्किंग ज़्यादा है और वो प्रेडिक्शन उसकी ज़्यादा अच्छी है, फोरकास्टिंग अच्छी है, वो एक्सपेक्ट अपनी तरफ से भी कर सकता है कि 10 फीचर के अलावा आगे ना इन 5 फीचर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो अगर वो उसने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वर्किंग में 10 फीचर्स तो रिक्वायर थे ना, लेकिन अगर उसने 15 प्रोवाइड कर दिए तो फिर क्या है, जब रिक्वायरमेंट थी 10 फीचर्स की तो लेकिन उसने 15 उससे लिंक्ड भी 5 फीचर्स और प्रोवाइड कर दिए। जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाएगा और मे बी वर्किंग के बाद जो है वो मज़ीद यूज़र्स जो हैं वो 5 फीचर्स की डिमांड प्लेस कर दें जो पहले 10 की फीचर्स की दी थी, लेकिन उसने अगर पहले ही 5 प्रोवाइड किए हुए हैं तो क्या मतलब है, अब वो उसकी बेटर प्रमोशन और बेटर अटैचमेंट के साथ ये बन नहीं जाएगा, उसको बेनिफिट नहीं होगा कि हाँ ये जो एक पर्सन है इसने फीचर्स मुझे जो रिक्वायर थे वो कह रहा है कि सर ये फ़ीचर जो है ना आपके इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से अवेलेबल है, ये तो फिर क्या होगा कि यार ये बड़ा कि 10 फीचर्स कहे थे लेकिन इसने एक्स्ट्रा जो है ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर आपको वो जो शिफ्टिंग करनी है या एनहेंसमेंट करने के लिए कॉस्ट रिक्वायर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जो आपको जो चेंजेस करनी पड़ेगी या आपको हार्डवेयर अपडेट करना है या सॉफ्टवेयर अपडेट करना है वो आपको करना पड़ेगा नहीं। तो जब सारे अपडेट कर रहे होंगे जिसमें 10 फीचर्स हैं और उसने आपको 15 फीचर प्रोवाइड किए हैं तो उनको जल्दी उसको फीचर्स बनाने भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन आपका जो आप यूज़र जो हैं उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, आप उसको सेटिस्फाई हैं और आप प्रॉपर्ली एंटरटेन हो रहे हैं उसको फीचर्स को, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी बेटर प्रमोशन में, बेटर वर्किंग में, आपके साथ अटैच होने में ये उसको फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से ये चीज़ें ज़हन में रखें। तो अब जो है ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं इस टॉपिक्स में आप कोशिश करें कि जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है उस पर फुली इन्वॉल्व हों। ये क्वेश्चन कि जी ये इसमें है इसमें नहीं है, वो कंसर्न होता है, वो आपने सारे ही पढ़ने होते हैं। ये ना कहेंगे सर ये अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो आपने इसको कंप्यूटर साइंस को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया ना। तो टॉपिक जो है कि आपको टॉपिक जो प्रोवाइड किया गया सिस्टम के साथ कॉन्फिडेंस के साथ रहें ना, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ रहें। तो उसमें अगर कोई ऐसी बात है तो आपकी बेटरमेंट के लिए वो जज करके आपको उसमें नॉलेज दिया जा रहा है ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इस डिग्री में मेनली तो इसी डिग्री की बात हम करेंगे ना, लेकिन इस डिग्री के अलावा अगर कोई मज़ीद कोई नॉलेज जो आपने, क्या बैचलर में आपने नॉर्मली कंप्यूटर साइंस को चेंज करके किसी और लाइन में चले जाना है? ऐसे नहीं होता। और अगर आप चले भी जाते हैं तो ये जो यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है, क्या कभी नॉलेज का कभी नुकसान हुआ है कि सर 10 बातें मैंने पढ़नी थी, मैंने 15 पढ़ ली, मुझे 5 बातें ज़्यादा पढ़ने का नुकसान हो गया? कभी नॉलेज ज़्यादा लेने का या कुछ आगे एनहेंस करने का कभी किसी को नुकसान हुआ है? नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये जो लिंक है इस लिंक को लाजमी आप इंस्टॉल करें, मस्ट इंस्टॉल करें। इसकी वर्किंग के बगैर जो है क्वेश्चंस आते रहेंगे, कोशिश तो की जाएगी, लेकिन अब आप जो जिस तरह चैप्टर 8 से हम चैप्टर 9 की तरफ जा रहे हैं और चैप्टर 9 का ताल्लुक जो है चैप्टर 8 के साथ है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है अगर हमें नहीं आता तो आगे जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर की जो लाइंस हैं, क्या ठीक है वो बात करूँगा, लेकिन उसमें मैं तो आगे मूव करना है कि नहीं करना, अगले टॉपिक्स पे जाना है। अब आप कहेंगे सर ये जो है स्टार्ट में ये इंक्लूड क्यों लिख दिया है, ये मेन क्यों लिख दिया है, सर ये मेन से पहले वाले वर्ड का मतलब क्या है, मेन से बाद वाले वर्ड का मतलब क्या है, ये ब्रेसेस क्या होते हैं? तो हम तो अब आगे वर्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है लाजमी इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हों, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और मज़ीद जो है जो भी टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं उसको डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करें, साथ साथ करें। और सी लैंग्वेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डिग्री में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बैचलर डिग्री में, मास्टर में, एमफिल में, पीएचडी लेवल तक आपको इसका फ़ायदा होना है। ये माइंड में रख लें, कंफर्म मैं सही कह रहा हूँ कि ये जो है सी लैंग्वेज जो है, अगर कोई भी लैंग्वेज अगर पावरफुल है तो मेरा तो ये नॉलेज है लाइफ के हवाले से कि कोई एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे ना, तो कोई भी एक इम्प्लीमेंटेशन टूल, लैंग्वेज टूल अगर तो वो ये है कि पावरफुल है, उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, हम डिग्री वाइज उसके फ़ीचर्स पढ़ते हैं, तो अगर आप कोई भी जो एनफ फीचर्स वाला सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर हाउस में भी फ़ायदा देता है, अगर वो हम डीप लेवल पे पढ़ लेते हैं, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें फ़ीचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, उसके मेजर फीचर्स, ज़्यादा फीचर्स आप पढ़ लेते हैं,
तो जब आप किसी और डेवलपमेंट टूल सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सी लैंग्वेज जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा फीचर्स हर एनवायरनमेंट में यूज़ करने की फैसिलिटी कैपेबिलिटी इस सी लैंग्वेज में मौजूद है। तो अब सी लैंग्वेज की वर्किंग के लिए जितने टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व होते रहेंगे तो किसी और डेवलपमेंट टूल जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ सी और हाई लेवल लैंग्वेजेस और उसके अंदर जो लैंग्वेजेस डेवलपमेंट अवेलेबल हैं उसकी बेसिक भी बातें आपको बताई थी, तो किसी भी सॉफ्टवेयर टूल की तरफ उसकी वर्किंग में, डेवलपमेंट में, अंडरस्टैंडिंग में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर आप इसी सी लैंग्वेज के डिफरेंट फीचर्स डीपली स्टडी करते हैं। किसी भी, मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को जब आप डीपली स्टडी करते हैं, तो जब आप किसी और सॉफ्टवेयर टूल, डेवलपमेंट टूल की शिफ्ट होते हैं, तो टर्म्स, आर्किटेक्चर तो वही रहता है, आप फ़ायदा होना ही होना है। सी लैंग्वेज करते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं, सी प्लस प्लस में फ़ायदा होना ही होना है। जावा जो अगर आप नाम सुनते हैं फ़ायदा होना ही होना है। अगर आप पाइथन की बात करते हैं फ़ायदा होना ही होना है। टर्म्स तो यही चल रही है ना, डेवलपमेंट टूल्स के जो फीचर्स, आर्किटेक्चर हैं वो यही है। तो इसका आपको सिर्फ ये देखना होगा कि मैंने उसमें वर्किंग, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं, लेकिन उसका आर्किटेक्चर तो सेम है ना। ठीक है, तो ये बातें जो हैं माइंड में रखें। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में तो ज़ाहिर है इस डिग्री में नहीं जा सकता, लेकिन इस बातों पे तवज्जो करें। और इसमें क्वेश्चन जो है, अगर किसी टॉपिक में समझ नहीं आ रही कोई, ये सर ये क्या है, अब ज़्यादातर अब वर्किंग चलती रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन चलती रहेगी, वो आप क्वेश्चन करते रहें, लेकिन ये आगे होगा भी नहीं ऐसा कि ये आप कहने का सर ये टॉपिक जो है मैंने पूरा माइक्रोस्कोप से देखा और माइक्रोस्कोप से देखा तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक ये मुझे मिला नहीं। तो स्टूडेंट ऐसे ना करें, जो टॉपिक जो है वो कंसर्न ही होता है, तो उसमें आप सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। ये ना करें कि ये सर ये जो है ये वहाँ पे नहीं है तो लिंक तो है ना, तो आप उसको पढ़ें। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है तो वो आप करें, ठीक है। ये छोड़ दें कि सर ये टेक्स्ट बुक में है, नहीं है। ज़्यादातर होते ही हैं स्टूडेंट, होते हैं, ऐसा नहीं होता, और वो बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये बोर्ड के पेपर्स में आए होते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब इसमें हमारे पास ये चैप्टर 8 से रिलेटेड, अब हमने जो चैप्टर 8 किया उसमें टॉपिक्स पढ़े, लेकिन स्टूडेंट अब शॉर्ट क्वेश्चंस में अभी चैप्टर वाइज जो है ये टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे कि जो हमारे पास स्मॉल कोडिंग कंप्लीट प्रोग्राम ना भी हो, उसमें ऊपर जो इंक्लूड वगैरह लिखते हैं वो ना भी हो, सिर्फ मेन के अंदर लाइंस हैं या सिर्फ 3-4 लाइन्स ही लिखी होती हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि आपने एरर बताना होता है कि ये जो 3-4 लाइन्स हैं उसमें पूरा स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर की तरह लिखा ना भी हो कि ये 2-3 लाइन्स हैं, इसमें बताएं एरर्स क्या हैं। आपने एरर्स बताने होते हैं, प्रोग्राम ठीक करके नहीं बताना होता। ज़्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहा होता है कि वो कहता है कि ये प्रोग्राम गलत था तो ये प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए। आपसे पूछा है कि एरर्स किधर किधर हैं, एरर्स डिटेक्ट करना, बताना इस लाइन पे ये एरर है, इस लाइन पे ये एरर है, और उसके बाद जो है आउटपुट बताना। जैसे कई दफ़ा आपको कहा जाता है, जो आगे काफ़ी आगे जाके लेक्चर्स में होगा, तो कहा जाएगा ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो इसमें ये कमांड इस्तेमाल की गई है, तो आप इस कमांड की मदद से अगर प्रोग्राम को चेंज करना पड़े, अब वो चेंज करना पड़े तो फिर वो चेंज वाला प्रोग्राम लिख देना है। आउटपुट है तो आउटपुट बतानी है। अगर एरर पूछा जा रहा है तो एरर बताना है, एरर ठीक नहीं करना, बताना है, ठीक है। तो ये एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर 8 के अंदर से दिया गया है कि ये एक क्वेश्चन है। अब इसकी जो है वो एरर्स क्या हैं वो मैं जनरल डिस्कस करते हैं, और जिस तरीके से आगे आगे जाते जाएंगे तो ये एरर्स जो हैं प्रॉपर्ली हम इसको देखते जाएंगे। लेकिन अभी जो है सिर्फ आपको स्केच में बताया जा रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें लाइन नंबर यहाँ को नहीं लिखे हुए तो आप ये ज्यूम कर लेंगे, ये फर्स्ट नंबर लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। ये 4 लाइन्स हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन है और इसमें कहा गया, तो अभी आपको सिर्फ स्केच में बताया जा रहा है। आगे जब चैप्टर 9 के से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर्ली। अभी आपको आइडिया के तौर पे बताया जा रहा है। अब ये देखें, ये तो आप क्या करेंगे, अभी आप देखें वो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में भी, ये स्टूडेंट जो है डेफिनेटली अच्छा लगा है मुझे कि स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके साथ,
और जो है अब इम्प्लीमेंटेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो अच्छा फैक्ट ही है कि ज़ाहिर आप पूछ रहे हैं तो पूछेंगे तो ज़रा चीज़ को करते हो गलती आ गई तो पूछेंगे ना, वो तो अच्छी बात है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट सेटिस्फाई हो गए हैं कि जी हाँ ये क्वेश्चन जो हैं वो सर भी कह रहे हैं कि बोर्ड से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप वो रिलैक्स हो गए हैं। तो अब जो है आप पूछें कि सर इसमें क्या ये गलती है, ये बताएं। ये आपको मेथड जो है वो किसी ने कहा जी कि जी इसका वो मल्टीमीडिया का लेंस जो है वो ज़रा साफ़ कर लें, ठीक है। तो वो एक था आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, या उसके साफ़ करने से अगर क्लियर नज़र आ जाएगा तो उसको साफ़ कर लिया गया। तो इस तरीके से बताएं, तो बजाय इसके कि ये कहें कि जी अब ये टॉपिक सर किधर से आ गया, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन ना करें, और आप जो है अगर इम्प्लीमेंटेशन या टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है वो बात करें। तो अभी ये जो है ये आपको स्केच के तौर पे बताया जा रहा है, इसकी प्रॉपर आंसर किस तरह होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी इस तरफ ये आपको पता अभी तक क्या लिखेंगे आप कि जी फर्स्ट लाइन में हमने इंक्लूड से पहले क्या लिखना था, नंबर साइन हैश साइन। तो ये एक एरर है कि इन फर्स्ट लाइन वी हैव टू प्लेस हैश सिंबल, नंबर साइन सिंबल बिफोर इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कि इससे पहले हमने नंबर साइन लगाना है इन फर्स्ट लाइन। इस तरह लिखेंगे, पॉइंट वाइज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। फिर आप क्या कहेंगे कि सेकंड लाइन में वॉइड मेन के बाद हमने डीलिमिटर स्टार्टिंग ब्रेस जो है वो नहीं लगाया आफ्टर सेकंड लाइन। ब्रेसेस जो है ये देखिए एंड है, ब्रेस स्टार्ट है, जिसका मतलब है वॉइड मेन। और आप ये अगर मैंने पेरेंसिस खाली छोड़े, ये हमें पता है कि पेरेंसिस अगर खाली छोड़ते हैं तो इसका मतलब भी इसके अंदर वॉइड ही होता है। तो ये ठीक है, ये आप ना बताएं कि जी इसके बाद मेन के बाद वर्ड लिखना है, क्योंकि ये भी वो ऑटोमेटिकली कि वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि सेकंड लाइन के बाद स्टार्टिंग ब्रेसेस या डिलिमिटर जो स्टार्टिंग ब्रेस है वो मिस है, वो लिखना है, ठीक है। ओके, आफ्टर सेकंड लाइन, इस सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे। फिर आप क्या कहेंगे, थर्ड लाइन इन प्रिंटफ स्टेटमेंट, एक तो ये है कि यूनिक टेक्स्ट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स नॉट सिंगल कोट। यहाँ पे देखें यूनिक जो वर्ड है उससे पहले सिंगल कोट लगाया है, और मैं आपकी इसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है ये बात माइंड में रहनी चाहिए कि ये जो सिंगल कोट की प्लेसमेंट जो है ये अगर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से एक सिंगल कोट की डायरेक्शन इस साइड पे स्टार्टिंग वाली और एक एंड पे, नॉर्मली जब आप सी एनवायरनमेंट में सिंगल कोट प्लेस करते हैं तो उसकी प्लेसमेंट जो है जिसका स्टार्ट ये जो एंड वाला है इस तरह ही यहाँ पे बनता है। ये एंड जो सिंगल कोट जो जिस तरह स्टार्ट करने वाला सिंबल है ये कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है, वो नहीं दिखाता सी लैंग्वेज में। तो ये जो है अगर इस तरह लिखते हैं तो वो अगर आप लिख दें कि सर ये, लेकिन नॉर्मली ये इस तरह भी अगर सिंगल कोड लिखा जाता है तो ये इसको ये कोई एरर नहीं है, ये तो जस्ट उसको लिखने के लिए अगर वर्ड के वाले से करते हैं। सी लैंग्वेज में इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है, सिंगल कोड की डायरेक्शन अगर ये बटन दबाएं तो ये वाला सिंबल अवेलेबल ही नहीं है कीबोर्ड पे, ठीक है। तो इसी तरीके से डबल कोड जो हैं वो भी उसका एंगल डबल कोड का एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो ये जो है इस बात को माइंड में रखें, ये एरर अगर बता देंगे ठीक है, अगर नहीं है तो ये बात सही है। आपने क्या कहना है कि थर्ड लाइन में यूनिक टेक्स्ट मस्ट बी एनक्लोज बिटवीन डबल कोट्स नॉट सिंगल कोट, ये आप बताएंगे। फिर आप क्या कहेंगे, इन थर्ड लाइन स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद स्टेटमेंट टर्मिनेटर और सेमीकोलन मिसिंग, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग इन थर्ड लाइन। ये हैं एरर्स जो आप पॉइंट वाइज एक लाइन के बाद एक लाइन इस तरह करके बता देंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ताल्लुक उनके अगले चैप्टर्स के साथ है। उसमें जब ये बात करेंगे ये लाइंस भी उसके अंदर आ जाएंगी तो मैं आपको पॉइंट वाइज बता भी दूंगा। ये आपको माइंड में अंडरस्टैंडिंग दी है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में एरर डिटेक्ट करना, सॉल्व नहीं, डिटेक्ट करने के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पूरा स्ट्रक्चर बना हो चाहे 3-4 लाइन वैसे लिखी हो, या फिर वो जो है कन्वर्ट करने के आते हैं कि ये लाइन
ये जो लॉजिक है इस कमांड से किया जा रहा है, तो अब इस कमांड से इसको लिखकर बताएं, चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे सॉल्व मैं प्रॉपर्ली करता रहूँगा। अब यहाँ से जो है हमारा चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट होता है, एलिमेंट्स ऑफ सी। यानी इसी चैप्टर 9 के अंदर जो है मुख्तलिफ आपको एलिमेंट्स या उसके वर्किंग कमांड्स, कुछ सिंबल्स बताए जा रहे हैं। अब चैप्टर 9 के अंदर जो है ये इसकी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे इस्तेमाल होता है, लेकिन हाउ वाली बात नहीं है, कैसे। तो इसलिए जो है ये मैं आपको ये कुछ टॉपिक्स करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपको लेक्चर्स में, स्लाइड्स में भी प्रोवाइड करूँगा, और आगे जो है ये सॉफ्टवेयर को भी लेक्चर में यूज़ करके बताऊँगा। एरर्स आएंगे, एरर्स करके बताऊँगा, एरर्स, ताकि आपको अगर एरर आते हैं आपके जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये एरर्स को सॉल्व करना भी आता रहे। ठीक है, तो ये मैं आपको कर करके बताऊँगा। चैप्टर 9 में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कोडिंग में कैसे किया जाता है ये नहीं बताया गया, लेकिन अब जाके अगर ये आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अगर चैप्टर 9 में स्किप कर दिया जाए और चैप्टर 10 में जाके जब कमांड्स आती हैं तो फिर इन टॉपिक्स को भी उस टाइम शामिल किया जाए, तो क्या बेटर नहीं कि इसको साथ साथ ही शामिल कर लिया जाए। तो इसलिए ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये आपकी फ़ायदे के लिए है, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग की इम्प्लीमेंटेशन और सी लैंग्वेज का जो वर्जन है इसका इस्तेमाल आपका बढ़ता रहे। तो इसलिए डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं ये टॉपिक्स मैं स्लाइड्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा और कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर की मदद से भी आपको बताया करूंगा। तो उसमें अब बेटर है कि आपके जो क्वेश्चंस अगर आएँ तो वो इसमें जो एरर्स हैं कि सर ये मैंने ऐसे किया, ये इसको कैसे सॉल्व हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये इसमें ये एरर आ गया, वो आप बताएं और उसको हम सॉल्व करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ, उसमें भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगर आप वर्किंग करें तो आपको ये ऐसे एरर्स ना आए। तो कोशिश तो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई मिस हो जाएगा तो आप एरर्स में बता दें। अब करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज देखिए ना, जिस तरह की हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक सेट का मतलब क्या होता है, ए से लेकर जेड तक। अब ए से लेकर जेड तक की बात करें तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सेट हैं, कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें। न्यूमेरिक जो है डिजिट्स की बात सेट कर 0 से लेकर 9 तक। अब आप जो काउंटिंग करेंगे उसके सिंबल 0 से 9 ही होते हैं ना, उसी का कम्बिनेशन होता जाता है। फिर बाइनरी हमने जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, 0-1 की बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल हैं, उसके सिंबल्स हैं। तो इस तरीके से जब सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें जो करैक्टर सेट, यानी सेट के अंदर जो जो करैक्टर्स अवेलेबल हैं जो कीबोर्ड को यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ये जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं। अब ये जो है ये टॉपिक स्टूडेंट माइंड में रख लें कि जितने टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अंदर ये सारे टॉपिक मौजूद हैं। लेकिन ये आपके वर्किंग के लिए है, तो अगर ये टॉपिक डायरेक्ट अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमारी वर्किंग में हमने इसके साथ हमारा वास्ता तो रहेगा ना। तो इसलिए ये नोट्स में इंशाल्लाह ताला नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको इसी सीक्वेंस में नोट्स भी होंगे और इसी सीक्वेंस में ये टॉपिक सारे उसमें भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जो अभी इसको लेक्चर्स को यूज़ करें, बार बार इसको देखें और इंशाल्लाह ताला जो है फिर आपको ये नोट्स में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैरेक्टर सेट डिफाइंस द वैलिड कैरेक्टर्स, जो भी कीबोर्ड्स की मदद से आप यूज़ करते हैं कौन कौन से वैलिड कैरेक्टर्स हैं जिसको आप प्रोग्राम की कोडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर दैन स्टेटमेंट्स दैट आर अवेलेबल। अब वो क्या है कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज इन राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम। तो ये हमें इसके कैरेक्टर सेट से पता चलता है कि सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट स्टेटमेंट्स के अलावा कौन कौन से कीबोर्ड पे जो कैरेक्टर अवेलेबल हैं उसको रिकग्नाइज अंडरस्टैंड करता है, वही उसके लिए वैलिड है। अदरवाइज़ बाकी कैरेक्टर जो हैं उसके लिए वैलिड नहीं है, उसको आप लिखेंगे ना वो प्रोग्राम का हिस्सा है, ना उसकी वर्किंग रिक्वायर है, ना उसको इंक्लूड करना, ना उसकी अंडरस्टैंडिंग इस सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो जो हम कीबोर्ड की मदद से जो कैरेक्टर लिखेंगे, जो हम सिंबल यूज़ करेंगे,
तो उसको उस कम्बिनेशन को उस सेट के कम्बिनेशन को करेक्टर सेट कहा जाता है। द सोर्स और प्रोग्राम करेक्टर सेट इज़ द सेट ऑफ करेक्टर्स अवेलेबल फॉर द सोर्स टेक्स्ट। द करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज क्या हो सकता है? ये जो हमारे पास रोमन जो है 26 वही ए से लेकर जी तक स्मॉल लेटर्स, फिर अपर में ए से लेकर जी तक कैपिटल लेटर्स, उसके बाद जो डेसिमल डिजिट्स हैं वही 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद कुछ स्पेशल करेक्टर्स जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 30 ये करेक्टर्स अवेलेबल हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ जिस तरीके से हम यूज़ करते रहेंगे तो ये करेक्टर्स हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाएंगे। उसके बाद ये वाइड स्पेस एक टर्म है। वाइड स्पेस का मतलब है कि सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह स्पेस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, उसको तो नॉर्मली इग्नोर किया जाता है। वैसे तो इसका भी एसकी कोड होता है, लेकिन नॉर्मली ये वाइड स्पेस बताने के लिए ये करेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास स्पेस की उसका क्या है जी, स्पेस के लिए होता है स्पेस बार। हॉरिजॉन्टल टैब अभी ये आपको करेक्टर सेट बताया जा रहा है, जहाँ आगे वर्किंग में आएगा तो वर्किंग में हमने इसको देखना है। ठीक है, आपको भी करेक्टर सेट बताया जा रहा है। अब ये यहाँ पे भी हाउ वाली बात नहीं आ रही कि सर ये जो करेक्टर है इसका क्या मकसद है, ये जो करेक्टर है इसका क्या मकसद है, सर ये जो हम पता नहीं क्या लिख दिया तो इसका क्या मकसद है। तो ये इसका मकसद जो है क्या है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये इसको अभी देखना है। ठीक है, तो ज़रा सब्र तहम्मुल से सुकून के साथ चलें, लेक्चर्स के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बोर्ड का पेपर हमने को कल नहीं दे देना। ठीक है, तो सारी ये सिलेबस करने के बाद जो है डिफरेंट टेस्ट करने के बाद ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो। स्पेस तो स्पेस बार से रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल टैब \T ये डिवाइड से ऑपोजिट सिंबल है। ठीक है, टैब, ठीक है, ये वर्किंग में आएगा, देखेंगे। फॉर्म फीड \F, ठीक है, एक स्लैश होता है जो डिवाइड का सिंबल होता है, उससे रिवर्स सिंबल है \। ठीक है, ये स्लैश डिवाइड जो इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ठीक है, वर्टिकल टैब \V न्यू लाइन करेक्टर, जिस तरीके से अभी हमें प्रॉब्लम आया हुआ है ना, अभी जो वर्किंग हम कर रहे हैं कि हमारे जो मैसेजेस जो हैं वो एक ही लाइन पे आते जाते हैं, तो अगर हमने उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो उसके लिए ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी आपको नहीं बताया गया। जिस तरीके से टॉपिक आएंगे तो देख लेंगे। अभी आप ये परेशान अगर क्वेश्चन करते हैं कि सर वो एक ही लाइन पे मैसेज आते जा रहे हैं, उसको नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेके जाएंगे, तो सुन, वो जब वर्किंग आएगी उसको हम देखेंगे। तो अगर स्टार्ट में इस तरह आ जाए ना तो फिर इस तरीके से वो सीक्वेंस नहीं बनता लेक्चर्स का। वक्त के साथ साथ कोशिश की जाती है कि नॉलेज हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे चले, ताकि एक सीक्वेंस भी आ जाए। और टेक्स्ट बुक का क्या फ़ायदा होता है या नोट्स का फ़ायदा क्या होता है, एक सीक्वेंस, हमने पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, तो इस तरीके से हमारी ये वर्किंग बनती जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आइडेंटिफायर्स का टॉपिक देखते हैं, और ये टॉपिक जो है कंप्लीट इसमें हो गया लेक्चर में। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिवेल इसको ले जाएंगे। आइडेंटिफायर, जिस तरह आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में सुन ने एक पूछा कि जी मेन जो है आइडेंटिफायर है। हाँ जी, मेन आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर किस लिए होता है? जो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, शनाख्त के लिए होता है। तो अब इसका टॉपिक हम देखते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? आइडेंटिफायर्स आर दी नेम्स, वो नेम होते हैं जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। और क्वेश्चन आंसर में पूछा था कि सर मेन आइडेंटिफायर है, तो मेन आपको क्या बताया था? फंक्शन है ना। तो अब ये जो मेन जो है डेफिनेटली आइडेंटिफायर है, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? फंक्शन को। और ये एक रिक्वायर्ड फंक्शन है कि जो आपको हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। और ये फंक्शन आपने नहीं बनाया हुआ है, पहले से बना हुआ है। आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस मेन फंक्शन को, मेन जो आइडेंटिफायर है उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अदरवाइज़ हमने देखा भी था कि वो लिंकर एरर आ गया था। ठीक है, आइडेंटिफायर इन सी मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। आप जितने मर्जी करेक्टर्स लिखें, जिस तरीके से हमने क्या बात की थी, वो जो फाइल नेम की हम बात कर रहे थे कि जी 8 करेक्टर्स होने चाहिए,
तो 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लिखती थी तो उसने क्या किया था, उसने 8 कैरेक्टर्स का नाम ही लिया था, बाकी इग्नोर कर दिया था, आपको एरर नहीं दिखाया था। तो इसी तरीके से जितने मर्जी कैरेक्टर्स आप लिख लें आइडेंटिफायर के लिए, जितने मर्जी कैरेक्टर्स लिख लें, लेकिन सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट जो है वो पिक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ने पिक कर लेने। जिस तरह हमने कहा था फाइल नेम में अगर हमने 11 कैरेक्टर्स का नाम रख भी दिया था तो उसने क्या किया था, उसने 8 कैरेक्टर्स से पिक किए थे ना, बाकी इग्नोर कर दिया। एरर नहीं आया कि 11 कैरेक्टर्स का फाइल नेम लिखा आपने तो उसने एरर नहीं दे दिया कि जी 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर थे, मैक्सिमम 11 कैरेक्टर क्यों लिखे हैं। तो यहाँ पे भी ये स्टूडेंट भी माइंड में रखें, ये भी एरर आ सकता है, लॉजिकल एरर, कोई सिंटेक्स एरर नहीं, कोई रैंडम एरर नहीं। वो क्या करेगा कि उसने अगर आपने आइडेंटिफायर का नाम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा रखा है तो वो 31 ही पिक करेगा, बाकी इग्नोर। अगर आपने 40 कैरेक्टर्स का नाम 50 कैरेक्टर्स का किसी आइडेंटिफायर का नाम रखा है तो वो उसने 31 ही पिक करने, बाकी इग्नोर। 31 कैरेक्टर्स ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट। इफ़ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स, the first 31 characters will be used. Remaining characters will be ignored by C compiler. Good identifier name should be descriptive. आपके पास रेंज कितनी है 31, तो 31 कैरेक्टर से आप ये बात नहीं बता सकते किसी को। ये डेवलपर के लिए जो प्रोग्राम यूज़ करता है वो तो प्रोग्राम को चला रहा होता है, उसको ये सोर्स कोड ये स्टेटमेंट थोड़ी नज़र आती है। स्टेटमेंट किसके लिए होती हैं, प्रोग्रामर के लिए, जो प्रोग्राम बना रहा है, अपडेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या 31 कैरेक्टर्स का किसी आइडेंटिफायर का नाम लिखना करेक्टर थोड़े हैं। 31 कैरेक्टर में बता नहीं सकते कि ये वेरिएबल जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो जो मकसद जो है वो 31 कैरेक्टर के अंदर नाम में आप बता नहीं सकते, बताया जा सकता है। अंडरस्टैंडेबल हो और लॉजिकल हो, लेकिन कम से कम रखें 31 कैरेक्टर। तो ये नहीं कि 31 कैरेक्टर ही रखने, जिस तरह आपका जो क्वेश्चन था कि सर 8 कैरेक्टर्स ही नाम रखना है, तो कहा था कि 8 कैरेक्टर से कम भी फाइल का नाम हो सकता है, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी अब ये मतलब नहीं है कि आइडेंटिफायर का नाम 31 कैरेक्टर ही रखना है। अब आप 31 काउंट कर रहे होंगे सर 31 कैरेक्टर हुए हैं कि नहीं हुए। आपका अगर नाम जो है उसकी वर्किंग का अंदाज़ा 5 कैरेक्टर से हो जाता है तो 5 कैरेक्टर्स का नाम रख दें बस। 31 हमने को इसको मैक्सिमम करना नहीं है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने ये दोबारा फिर वो लिंक आपको प्रोवाइड किया, फिर कैरेक्टर सेट देखा, और स्टूडेंट जो है अब आप इसको बिल्कुल आराम से सुकून से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से। बिस्मिल्लाह से शुरू किया करें लेक्चर, बिस्मिल्लाह से सुना करें, बिस्मिल्लाह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन किया करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं। और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए जा रहे हैं, आगे भी मेथड अडॉप्ट किए जाएंगे, तो जिससे आपकी वर्किंग स्मूथ होती जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं से अपना लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम।